हेलो फ्रेंड्स, सिविल एग्जामिना में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जनवरी 2022 करंट अफेयर। जैसा हमने कहा था इससे पहले की वीडियो में कि हम फरवरी में जनवरी का पूरा करंट अफेयर लेकर आएंगे, पर ये करंट अफेयर जो जनवरी का जो करंट अफेयर है उसकी सीरीज़ में पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5 तक या पार्ट 5 तक, पार्ट 6 तक ये सारे करंट अफेयर कवर हो जाएगा जनवरी का। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं जनवरी का करंट अफेयर पार्ट 1। पहला है गवर्नमेंट अप्रूव्ड 19th ट्रेंच इलेक्टोरल बॉन्ड फ्रॉम जनवरी 1 to 10 2022। गवर्नमेंट ने अभी क्या करा, अपना 19वां इलेक्टोरल बॉन्ड की ट्रेंच को अनाउंस किया है जनवरी 1 से जनवरी 10 के बीच में। और जो ऑथराइज बैंक है जो इशू करेगी इलेक्टोरल बॉन्ड वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ये वैलिड रहता है केवल 15 दिन के लिए। अब इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, क्वेश्चन ये उठता है और ये सवाल पूछा जा सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, और ये इसके तहत क्या कर सकते हैं, इसके तहत कोई भी पर्सन इसे खरीद सकता है और उसको डोनेट कर सकता है। किसको? अपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। मतलब एक तरह का पॉलिटिकल डोनेशन है ये, जो आपको बता रहा है सारा ये। और दूसरा ये कि ये जो आपका इलेक्टोरल बॉन्ड है ये केवल आपका जनवरी, अप्रैल, जुलाई या अक्टूबर यानी क्वार्टरली ईयर के लिए ओपन होता है, और वो भी 10 दिन के लिए केवल। ठीक है ना। फिर भी चलो मैं एक और बता दूं, electoral bond is a financial instrument for making donation to political parties, and the bond are available for purchase by any person who is the citizen of India or incorporate or establish in India for a particular for the period of 10 days। केवल 10 दिन के लिए ही ये खुलता है बॉन्ड। और ये कौन से मंथ में खुलता है? जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जो भी स्पेसिफाई करती है सेंट्रल गवर्नमेंट कोई डेट इसकी, तब। ठीक है ना। ये इलेक्टोरल बॉन्ड इसमें इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड कोलोबरेट विद आईएसबी टू डेवलप फॉरेस्ट इकोनॉमी। अभी क्या करा है, गवर्नमेंट ने कोलोब्रेशन किया है एक आईएसबी के साथ। आईएसबी की फुल फॉर्म है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद। ठीक है ना। ये आपका हैदराबाद बेस्ड इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस है, और इसके साथ इसमें ही इसी के तहत इन्होंने एमओयू साइन किया है भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक स्कूल के साथ। और ये फोकस करेगा फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन पर। मतलब जो फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी होती है, कैसे इनके वैल्यू चेन डेवलप किए जाए और कैसे इसको एक्सपेंड किया जाए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, इसको लेकर काम करेंगे। चलो पढ़ते हैं इसको। झारखंड गवर्नमेंट साइन एन एमओयू विद द भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एट इंडियन स्कूल of business ISB Hyderabad to develop scalable and sustainable solution focusing on the forest based industrial value chains। And the ISB team plan to pilot this approach in Gumala district। और ये जो ISB टीम है ये शुरुआत करेगी गुमाला डिस्ट्रिक्ट से, और उसके बाद ये एक्सपेंड करेगी दूसरी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। And before expanding to the other district with the promising forest product. For this, the researchers have prepared an action plan starting with creating incentives for local communities by establishing community forest resources right under the Forest Right Act। ठीक है ना। इसने कहा कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जितने भी वहाँ की जो कम्युनिटी फॉरेस्ट में रहती हैं उनके जो अधिकार हैं लोकल कम्युनिटीज़ के, उनको वो इंसेंटिवाइज करेंगे। ठीक है ना। उनके इंसेंटिवाइज करेंगे और उनके अधिकारों को ही ध्यान में रखते हुए उनकी इकोनॉमी को डेवलप करने की बात कही जा रही है इसके अंदर। एंड द टीम आल्सो वर्किंग क्लोजली विद द झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। एक झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी उसके साथ कोलैबोरेट करके ये टीम काम करेगी। टीम कौन सी? आईएसबी टीम। ठीक है ना। बस इतना ही था इसमें। और ये साथ के साथ ये सपोर्ट करेंगे वुमेन्स का सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको भी अपने साथ में लेकर ये काम करेंगे। ठीक, पढ़ते हैं आगे। अभी SBI टू एक्वायर 10% स्टेक इन इंडियन इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन। ठीक है ना। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि वो 10% स्टेक जो था इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन का वो एक्वायर कर लिया है। ठीक है ना। और ये इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या था, ये एक तरह की फर्स्ट इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन थी जो सेटअप की गई थी गिफ्ट IFSC में। ठीक है ना। ये एक तरह की सेंट्रल काउंटर पार्ट है जो प्रोवाइड करती है क्लियरिंग एंड सेटलमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज। एक तरह की सर्विसेज देती है जिसके तहत आप कोई भी रिस्क हो या फिर कोई सेटलमेंट करना हो किस चीज़ का, ये सेटलमेंट यानी कि आपका लेन देन हो किसी के साथ उसको सेटल करना हो, या फिर
क्लियर करवाना हो कुछ, तो उस पर काम करती है। तो उसमें 10% स्टेक एसबीआई ने ले लिया है। ठीक है, ये याद रखना है। IICC है, IICC, ये पहली इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन थी, सेटअप की गई थी गिफ्ट IFSC, इसका 10% स्टेक लिया है एसबीआई ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC ऑफ इंडिया इनॉग्रेट द LIC डिगी जोन DIGI zone to enhance the digital operation of LIC और सेल्स एंड सर्विसेज फॉर इट्स कस्टमर हेयर। अभी क्या क्या LIC ने उद्घाटन किया है अपने LIC डिजी जोन का, और इससे क्या होगा, जो आपके जितने भी डिजिटल ऑपरेशन होते हैं LIC के, वो बढ़ जाएंगे। और वो अपनी LIC जो अपनी सर्विसेज जो होती हैं, मतलब जैसे कि तुम्हारी इंश्योरेंस सर्विसेज, उनको बेच सकेगा कस्टमर तक, तो विद द हेल्प ऑफ डिजी जोन। अब ये इंपॉर्टेंट है कि ये डिजी जोन किसने उद्घाटन किया है। याद रखना LIC ने किया है अपनी सर्विसेज को बेचने के लिए कस्टमर को। जैसे कि आप कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हैं मोबाइल से, ऐसा ही ये इंश्योरेंस सर्विस बेचेंगे डिजी जोन के तहत, LIC डिजी जोन। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। अब ये दूसरी न्यूज़ है LIC सही है, LIC GIC न्यू इंडिया एश्योरेंस आइडेंटिफाइड एज DSSIS। ठीक है ना। अभी क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड द न्यू इंडियन इंश्योरेंस को अभी आइडेंटिफाई किया गया है एक डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स, यानी कि DSSIS फॉर 2021। ठीक है ना, बाय इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDI। एक पता एक टैग होता है DSIS। ठीक है ना, ये रेफर किया जाता है उनके जो दिया जाता है ना, ये इंश्योरेंस कंपनीज को दिया जाता है उनके साइज को देखते हुए और उनके मार्केट इंपॉर्टेंस को देखते हुए, और मार्केट इंपॉर्टेंस एंड डोमेस्टिक एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखते हुए इनको एक टैग दिया जाता है। तो अभी 2020-21 का जो DSIS का मिला है LIC GIC के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा याद कर लेना। और मैं बता दूं, मैं जो इसका PDF है आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब मैं जल्दी एक अपनी वेबसाइट लॉन्च करने वाला हूं civilexaminer.com से। ठीक है ना, मैं उस पर आपको ये सबका PDF डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको PDF लोड कर सकते हैं, वो भी फ्री, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है ना। आपको आगे पढ़ते हैं। SBI कार्ड Paytm जॉइन हैंड फॉर कार्ड टोकनाइजेशन टू प्रोटेक्ट कार्ड होल्डर डेटा। अब क्या है कि SBI ने Paytm के साथ कोलैबोरेट किया है टोकनाइजेशन शुरू करने के लिए, और इससे क्या होगा, टोकनाइजेशन से जो कार्ड होल्डर होते हैं उनका डेटा प्रोटेक्टेड रहेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि टोकनाइजेशन होता क्या है। न्यूज़ तो आपने सुन ली, SBI Paytm में टोकनाइजेशन के लिए एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन किया है, लेकिन टोकनाइजेशन होता क्या है, मेन चीज़ ये है। टोकनाइजेशन का मतलब है, चलो पहले इसको पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। टोकनाइजेशन रेफर टू मास्किंग द ओरिजिनल कार्ड नंबर बाय रिप्लेसिंग इट विद अ सेट ऑफ यूनिक कैरेक्टर टर्म्ड एज टोकन विच सिक्योर द कस्टमर कार्ड डिटेल व्हेन अ ट्रांजैक्शन अंडर प्रोसेस। क्या होता है, जो आपका डेबिट कार्ड हुआ या क्रेडिट कार्ड हुआ, उसके ऊपर एक नंबर होता है 16 डिजिट का, होता है ना, उस टोकनाइजेशन की मदद से उस 16 डिजिट के नंबर को ये क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे एक यूनिक कैरेक्टर्स के साथ, सेट ऑफ यूनिक कैरेक्टर के साथ, और जिससे क्या होगा, आपके कार्ड की जो डिटेल है वो सिक्योर रहेंगी। ठीक है ना। कोई आपका कार्ड, बहुत से हैकर होते हैं जो काम करते हैं इस चीज़ का। ठीक है ना, वो ऐसा जो काम है वो नहीं कर पाएंगे इसके तहत। ठीक है ना, इसलिए इन्होंने जो है ये आपका यूनिक कैरेक्टर वाला जो टोकनाइजेशन है, इसको शुरू करने की बात कही है SBI ने Paytm के साथ मिलकर। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना। आगे ये न्यूज़ आ रही है ट्राईफीड की। ये ट्राईफीड जो आता है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के एक डिपार्टमेंट आता है जो ट्राइबल्स के अफेयर्स को देखता है। मतलब उनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने के लिए, या फिर ट्राइबल्स का डेवलपमेंट करने के लिए, उनकी लाइफ को एडवांसमेंट करने के लिए ट्राईफीड काम कर रहा है। ठीक है ना। ट्राईफीड ने भी काम किया है, साइन किया है MOU विद रामबाहु मघलाई प्रबोधनी नेशन फर्स्ट पॉलिसी टू लिवरेज नॉलेज एक्सपर्टीज एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ। ठीक है ना, ये याद रखना। नाम थोड़ा बड़ा है, इसको RMP NFPRC बोलते हैं। रामबाहु मगलही भी तुम याद आ गया तो उसे आप क्वेश्चन बना पाओगे। ट्राईफीड के साथ इसने MOU साइन किया है। क्यों?
टू लिवरेज नॉलेज, एक्सपर्टीज़ एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ, मतलब ये इसके साथ जो नॉलेज है, एक्सपर्टीज़ है, उसको शेयर करेगा, ठीक है ना, और सब इसकी इसकी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ ही बढ़ेगी ऐसा करने से। आगे पढ़ते हैं। द स्कोप ऑफ द पार्टनरशिप विच कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम December 29, 2021 itself will include but is not limited to the following strategic area। कुछ स्ट्रेटेजिक एरिया में इन्होंने पार्टनरशिप कही है, तो ये कुछ 7 या 8 स्ट्रेटेजिक एरिया, चलो हम पढ़ लेते हैं। वैसे और भी थे लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट इनको चूज़ किया है। टू डेवलप एंड एग्जीक्यूट रिसोर्सेज प्रोजेक्ट अराउंड ट्राइबल डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़, जितनी भी ट्राइबल्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं उनके डेवलपमेंट जितने प्रोजेक्ट होते हैं उनको एग्जीक्यूट करेंगे और उनके रिसर्च करने में काफ़ी सहयोग करेंगे ये। टू इंगेज इन एक्सेसिंग एंड रिव्यूइंग द एग्जिस्टिंग एंड अपकमिंग गवर्नमेंट स्कीम लाइक वंधन योजना, जो गवर्नमेंट की स्कीम है जैसे कि वंधन योजना, इस जैसी स्कीम को रिव्यू करना, उनको एक्सेस करना, इस तरह का एक काम करेंगे। टू पब्लिश रिसर्च फाइंडिंग इन द फॉर्म ऑफ जॉइंट रिपोर्ट एंड और एनी अदर पब्लिकेशन, जो भी रिपोर्ट बनती है उस पर रिसर्च करना, जो रिसर्च करना या फिर कुछ उसमें कुछ नया चीज़ इनको मिलता है रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरियाज़, उनसे उनके रिगार्डिंग कुछ अपनी राय देना, ये सब रिपोर्ट के अंदर ये ट्राइफिट के साथ मिलकर काम करेंगे। टू प्रमोट एंड डिसिमिनेट रिसर्च, कंडक्ट सेशन एंड मीटिंग विद एक्सपर्ट्स ऑन द टॉपिक, अलग अलग टॉपिक्स के साथ एक्सपर्ट से बात करना, उनसे रिसर्च करना, ये कुछ है मैं पढ़ देता हूँ। तो जॉइंटली होस्ट कॉन्फ्रेंस सेमिनार एंड अदर सच एक्टिविटीज़ पर्टेनिंग टू द रिसर्च, और अलग अलग कॉन्फ्रेंस सेमिनार कंडक्ट करना जिससे इनकी डेवलपमेंट, ट्राइबल्स के एरिया ट्राइबल को डेवलपमेंट कर, इनकी लाइफ को इन्हांस किया जा सके, इनको मोर क्या कहते हैं, इनकी लाइफ को रिफॉर्म ला सके, इस पर इसके रिगार्डिंग ये कुछ एक अलग अलग एक्सपर्टीज से बात करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, मतलब ऐसा ही कुछ है। टू फोरेज कोलोब्रेशन विद अदर लाइक माइंड एंटिटीज़ आउटसाइड द एग्रीमेंट इफ फाउंडेड म्यूचुअली डिज़ायरेबल, एंड टू अलाउ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फ्रॉम रीजनल ऑफिस, स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज एंड अदर एंटिटीज़ रिलेवेंट टू द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब मोर और लेस सारा के सारे पॉइंट में एक चीज़ बताई गई है, ये जितने भी ट्राइबल्स के डेवलपमेंट से जितने रिलेटेड इनकी एक्टिविटी, चाहे रिसर्च करना, चाहे उनके रिगार्डिंग रिपोर्ट पब्लिश करना, या फिर जितनी गवर्नमेंट की इतनी योजना है उनको इंगेज करना, एक्सेस लगना है, उनमें एडवांसमेंट लाना, उनका मेन पर्पस जो है पूरा इन सारी योजनाओं का एक ही है कि जितने भी ट्राइबल एरियाज़ हैं और उनके लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करना और इन्हांसमेंट करना उनकी लाइफ में, ठीक है। या और उनके लिए कुछ अलग अलग जितने भी क्या होता है वंधन योजना के तहत जिनके प्रोडक्ट जो होते हैं, क्या कहते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, उनकी सेलिंग करना और उन पर एमएसपी लागू करना, उस पर रिसर्च करना, ऐसा कुछ ये काम करेगा और ये ट्राइफिट से सहयोग करेगा इस काम में, ठीक है ना। ये 7-8 पॉइंट है, ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, आप इसको देख लेना, ठीक है ना। अगला है गवर्नमेंट अनवेल 27 बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने 27 बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है, और वो ये 27 बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से 24 ब्रिजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं और 3 हैं रोड के, और इसको कंस्ट्रक्ट कर रही है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO। वैसे जितने, एक बात याद रखना, जितने भी बॉर्डर से जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं उसको कंस्ट्रक्ट BRO ही करती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। और वो हमारे डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। सपोज़ करो कि आपका चाइना के साथ वॉर हो जाता है, अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना हुआ बॉर्डर्स पर, तो फिर आप वहाँ तक एक्सेस आपकी कैसे हो पाएगी। उस एक्सेस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए ही ये 27 बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, ये लॉन्च किए गए हैं, ठीक है ना। अभी कौन कौन सी स्टेट में है ये, इसके अंदर आ रही हैं 4 स्टेट और 2 यूटीज़, और ये 24 ब्रिज हैं। 24 ब्रिज में से 9 ब्रिज जो बनाए जाएंगे जम्मू कश्मीर में और 5 बनाए जाएंगे लद्दाख में, ठीक है ना। और आपके बाकी के हैं लद्दाख में और हिमाचल प्रदेश में, और 3 जो हैं आपके बनाए जाएंगे उत्तराखंड में, और 1 बनेगा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में, एक सिक्किम में, एक अरुणाचल प्रदेश में, ऐसे हो गया आपका 24। और जो आपके 3 रोड्स हैं, 3 रोड्स जो बिल्ड की जाएंगी वो करी जाएंगी आपकी, 2 लद्दाख में बनाई जाएंगी और 1 बनाई जाएगी वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना। ये याद रखना बस, इसमें इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बस ये ज़रूर इंपॉर्टेंट है बस कि
कौन कौन सी स्टेट कवर कर रहे हैं प्रोजेक्ट, और कौन कौन और कितने कितने वो बनाए जा रही हैं रोड और ब्रिजेस। ये थोड़ा मैंने कुछ डेटा तो बहुत सारा था, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ निकालनी है इसमें से। अब ये प्रोजेक्ट क्यों बनाया जा रहा है ये मैंने नोट में बता दिया है। स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर इन द बॉर्डर एरियाज इज इसेंशियल इन टुडे अनसर्टेन टाइम एज इट स्ट्रेंथन स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी। यानी कि आपकी जो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करने के लिए, वो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी सपोज करो कि हमें कुछ जल्दी आपका कोई हाई एम्यूनेशन पहुंचाना है, या टैंक पहुंचाना है, या फिर कुछ अच्छा वो पहुंचाना है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना जिससे हमारी एक्सेसिबिलिटी बॉर्डर तक जल्दी हो सके और ईजी हो सके, ठीक है ना। इसलिए इसकी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए ही ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, ठीक है। आगे, आईटी मिनिस्टर लॉन्च इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ऑन दिसंबर 29, 2021। और ये जो सेमीकंडक्टर मिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एसएससी जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं 2022 में, सभी एग्जामिनेशन में ये सेमीकंडक्टर मिशन पूछा जाएगा। आप इसको ज़रूर ध्यान से पढ़ना, और मैं इसको आराम आराम से पढ़ूंगा, ठीक है, और समझाऊंगा भी ठीक से, और आप इसको अच्छे से सुनना। पहली चीज़, ये लॉन्च किया गया था दिसंबर 29, 2021। ये डेट याद रखना, दिसंबर 29, 2021। आजकल एग्जामिनेशन में क्या हो रहा है कि करंट भाई वो बहुत एग्जामिनेशन बनाने वाले बड़े चालाक हो गए हैं, डेट बहुत पूछ रहे हैं कि ये सेमीकंडक्टर मिशन कब लॉन्च किया गया। याद रखना 29 दिसंबर 2021। और कभी कभार स्टेटमेंट में ही, अब तो यूपीएससी के अंदर स्टेटमेंट में भी ऐसे देने लगे कि सेमीकंडक्टर मिशन इस डेट को अनाउंस किया गया, तो आपको डेट पता होनी जरूरी है, दिसंबर 29, 2021। अब पढ़ते हैं इसको। India Semiconductor Mission. Under this scheme, the companies that are interested in developing the semiconductors and display manufacturing ecosystem in India and can start applying from January 1st. इसने कहा कि जितनी भी कंपनियां जो सेमीकंडक्टर बनाती हैं, है ना, वो सेमीकंडक्टर मिशन के तहत आप अप्लाई कर सकती हैं जनवरी 1 से, ठीक है ना, अपना मैन्युफैक्चर प्लांट सेटअप करने के लिए। उसमें कुछ गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देगी, यानी उनको या फिर लोन में फ़ायदे देगी, या फिर उनके इन्वेस्टमेंट में कुछ हेल्प कर देगी, ऐसा कुछ करने वाली कि मतलब ये मोरलेस कि सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, ठीक है ना, इंडिया को एक तरह का हब बनाना सेमीकंडक्टर का। मैं इसको आगे पढ़ूंगा, देर से पढ़ूंगा, आपको पता चलती जाएगी ये क्या करना चाहते हैं सेमीकंडक्टर में। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन इज़ अ स्पेशलाइज्ड बिजनेस डिवीज़न दैट हैज़ बीन क्रिएटेड विद इन द डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर मिशन एक तरह का स्पेशलाइज्ड बिजनेस डिवीजन है, और जिसको बनाया गया है डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंदर, ठीक है ना। ये डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंदर ही एक तरह का एक बिजनेस डिवीजन है सेमीकंडक्टर मिशन, ठीक है ना। इस मिशन का उद्देश्य है टू बिल्ड अ वाइब्रेंट सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले इकोसिस्टम टू इनेबल इंडिया इमरजेंस एज अ ग्लोबल हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड डिज़ाइन। वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसका उद्देश्य है कि एक मतलब कि हमारे यहाँ पर एक सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम क्रिएट करना है इंडिया में, और दूसरा इंडिया को एक हब बनाना सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन का और इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है ना, ग्लोबल हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एंड डिज़ाइन, ठीक है ना। मतलब आप देखते हो जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं उसमें सेमीकंडक्टर होते हैं। क्या होता है ना, हमारे जितने भी सेमीकंडक्टर होते हैं बाहर से हम एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बनते नहीं है, चाइना से करते हैं और अलग अलग कंट्री से। तो इसमें एक आत्मनिर्भर भारत का भी एक बहुत बड़ा रोल है। हम चाहते हैं कि जो सेमीकंडक्टर है हमारे देश में ही बने, और इससे क्या होगा, एक आपका बहुत सारी जॉब की क्रिएटिविटी होगी, मतलब आपके अनएम्प्लॉयमेंट को हम कुछ हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। और दूसरा, हमारी कंट्री के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का हब क्रिएट हो पाएगा इसकी मदद से, और एक सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम भी हम ऐसा बना पाएंगे सेमीकंडक्टर मिशन के तहत। आगे बढ़ते हैं। The mission will have the autonomy to decide the appropriate technology mix, application, node generation, capacity, and the purpose, and the proposed structure and quantum of fiscal support for the selected applicant. इस मिशन में एक ऑटोनॉमी होगी, इसके पास ऑटोनॉमी होगी ये डिसाइड करने की कि वो कौन कौन सी एप्लीकेशन में टेक्नोलॉजी को मिक्स करना है, और और नोड कहाँ कहाँ आपको नोड को जनरेट करना है, और आपको कौन सा स्ट्रक्चर प्रपोज करना है जिससे आपका सेमीकंडक्टर के लिए बनाने में आसानी हो, और किस तरह आपको कितना फिजिकल सपोर्ट चाहिए फॉर किसी सिलेक्टेड एप्लीकेंट के लिए। ये सारा इस मिशन में उनको ऑटोनॉमी होगी। ये मिशन आपका द मिशन विल बी एबल टू निगोशिएट विद द एप्लीकेंट अंडर द सेमीकंडक्टर फैब स्कीम एंड डिस्प्ले फैब स्कीम।
क्या होगा इस मिशन में, नेगोशिएट किया जाएगा एप्लीकेंट के साथ जो एप्लीकेशन देंगे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की, वो भी फैब स्कीम के तहत, ठीक है ना। अब ये फैब स्कीम को डिस्प्लेस किया जाएगा कि क्योंकि इसके अंदर कौन कौन से कंटेंट हैं जिसके तहत आपको फ़ायदा पहुंच सकता है, ठीक है ना, जो आपके एप्लीकेंट होंगे। सेमीकंडक्टर फैब स्कीम एंड डिस्प्ले फैब स्कीम, ये वो आर अमोंग 4 स्कीम नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन दिसंबर 21, ठीक है ना। दिसंबर 21 को ये फैब स्कीम, सेमीकंडक्टर फैब स्कीम और डिस्प्ले फैब स्कीम जितनी भी थी, ये सारी कुल मिलाकर 4 स्कीम है, इसको नोटिफाइड कर लिया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने दिसंबर 21 को। अब ये फैब स्कीम और ये डिस्प्ले फैब स्कीम को मैं सेपरेटली कवर करूंगा, ठीक है ना, इसका सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन जो जनवरी करंट अफेयर है, इसको मैं केवल जनवरी में जो इवेंट हुए हैं उसको ही कवर कर रहा हूँ, ठीक है। जो मुझे पता है कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जिसमें आप कंफ्यूज होंगे, उसको मैं सेपरेट बताऊँगा। और आपको अगर लगता है करंट अफेयर के बीच में कोई चीज़ ऐसी आई है जहाँ आप थोड़े से कन्फ्यूज हो रहे हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। तो बात करते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर जो 4 स्कीम है वो क्या है। स्कीम फॉर सेटिंग अप सेमीकंडक्टर फैब, इतनी ये सारी फैब स्कीम है। द सेंटर हैज़ अप्रूवल फाइनेंशियल सपोर्ट अप टू 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर सेटिंग अप सर्टेन वेरिएंट ऑफ सिलिकॉन बेस्ड सेमीकंडक्टर फैब इन इंडिया। सेंटर ने कहा है इस स्कीम के तहत, स्कीम फॉर सेटिंग अप सेमीकंडक्टर फैब, जितनी भी आपकी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे कि सिलिकॉन बेस्ड सेमीकंडक्टर फैब जो बनाना चाहते हैं इंडिया के अंदर, जितना वो इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारे कंट्री में, ठीक है ना, उसका वो 50%, इन्वेस्टमेंट का 50% वो गवर्नमेंट द्वारा प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। द सेंटर हैज़ अप्रूवल फाइनेंशियल सपोर्ट अप टू 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, जितनी उनकी प्रोजेक्ट कॉस्ट आती है ना सेटअप करने में, उसका 50% जो है वो गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा, ठीक है ना। मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है। जैसे कि आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए तो 100 रुपये में से 50 रुपये गवर्नमेंट देगी और 50 रुपये आपको खुद अपनी तरफ अपनी जेब से लगाने हैं सेटअप करने के लिए, मतलब ये कहना चाह रहा है, ठीक है ना। द फाइनेंशियल सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड टू द स्कीम फॉर 6 ईयर, और ये फाइनेंशियल सपोर्ट आपको दिया जाएगा इस स्कीम के तहत 6 साल के लिए, फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल, और जब इसको अप्रूवल किया जाएगा उस समय से काउंट किया जा रहा है 6 साल। द सेमीकंडक्टर फैब सेटअप इन इंडिया will be eligible for purchase preference in the procurement of electronic product by the government of India। मतलब जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होंगे जो इंडिया में बनने हैं सिर्फ और सिर्फ जो सेमीकंडक्टर फैब के तहत, उनको परचेस करने के लिए भी एलिजिबल क्या कर दिया गया है इनको। मतलब द सेमीकंडक्टर जो सेटअप किया कर रहे हैं इंडिया को, वो उसे खरीद सकते हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट द्वारा। जो भी आप कंस्ट्रक्ट करेंगे सेमीकंडक्टर, जितने भी एप्लीकेंट है अगर वो बनाते हैं इंडिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर, तो गवर्नमेंट द्वारा उसको परचेस करने का प्रेफरेंस भी दिया जा रहा है, ठीक है ना। मतलब एक तरह को इनको अट्रैक्ट किया जा रहा है अपनी तरफ, मतलब कि फाइनेंशियल सपोर्ट देकर, और उसको परचेस, उनको जो बना रहे हैं उसको परचेस प्रेफरेंस देकर, ठीक है ना। आगे चलते हैं। स्कीम फॉर सेटिंग अप डिस्प्ले फैब, और दूसरी स्कीम है जो डिस्प्ले फैब के लिए थी, सेटअप करने के लिए। द सेंटर हैज़ ईयरमार्क्ड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर अप टू ₹12,000 करोड़ फॉर फैब अंडर द स्कीम फॉर सेटिंग अप डिस्प्ले फैब इन इंडिया। मतलब जो डिस्प्ले होती है, जैसे हम डिस्प्ले किस चीज़ की डिस्प्ले बनती है, वो चाहते हैं अगर आप इंडिया में इस डिस्प्ले को बनाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट आपको 12,000 करोड़ का सपोर्ट देगी, फाइनेंशियल सपोर्ट डिस्प्ले फैब को बनाने के लिए। और जो आपका सिलिकॉन बेस्ड सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जितना आप प्रोजेक्ट सेटअप करें, जो मैंने पिछले उसमें डिस्कस किया था, 50% दे रही थी, इसमें 12,000 करोड़ का दे रही है, ठीक है ना, फाइनेंशियल सपोर्ट। इस स्कीम का द स्कीम एम्स टू अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग TFT LCD एंड AMOLED बेस्ड डिस्प्ले पैनल। मतलब इसका स्कीम का एम है कि मैन्युफैक्चर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है TFT LCD में एंड AMOLED बेस्ड डिस्प्ले पैनल्स में, ठीक है ना। या ये एक तरह का पता है स्कीम चलाई जा रही है केवल अपने इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर या फिर डिस्प्ले फैब को अट्रैक्ट करने के लिए मार्केट को, ठीक है ना, ताकि आप आइए, हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी देंगे और आपको आपका जो प्रोडक्ट हो रहा है उसको परचेजिंग प्रीफरेंस भी देना चाह रहे हैं। पहले उसमें परचेजिंग प्रीफरेंस देने की बात कही और इसमें 12,000 करोड़ का देने की बात कही है डिस्प्ले फैब में, ठीक है ना। और उसके साथ ये कहा गया है कि
कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो एक अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए कुछ अलग अलग तरह की और स्कीम भी इसमें लागू करी गई हैं, ठीक है ना। तो आप इसको थोड़ा ना, इसका एक इन्वेस्टमेंट और दूसरा जो गवर्नमेंट इसको दे रही है ये पढ़ लेना। ये आपका यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के अंदर स्टेटमेंट में ये चीज़ इंक्लूड कर दी जाती है। और अगर अदरवाइज जो तुम्हारा ये बनता है वन वर्ड क्वेश्चन एसएससी और तुम्हारे पीसीएस हो गए तुम्हारे स्टेट पीसीएस में, उसमें वन वर्ड्स में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब तीसरा पढ़ते हैं, द स्कीम फॉर सेटिंग अप ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर सिलिकॉन फोटोनिक एंड सेंसर। अब ये तीसरे इसमें बता रहा है कि ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन फोटोनिक और तुम्हारे सेंसर, इन तीनों के सेटअप के बारे में कुछ स्कीम लेकर, मतलब ये अलग अलग सेमीकंडक्टर के से प्रोडक्ट बनते हैं ना अलग अलग, सबके लिए अलग अलग स्कीम है। और ये 4 स्कीम है टोटल, ठीक है ना। दो तो हम पढ़ चुके हैं, अभी तीसरी है। उसके बाद एक और होगी डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम, पढ़ते हैं तीसरी वाली को। द स्कीम फॉर सेटिंग अप कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स एंड सिलिकॉन फोटोनिक सेंसर्स, और है फैब्स एंड सेमीकंडक्टर ATMP OSAT फैसिलिटीज़ इन द कंट्री विल एक्सटर्नल फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 30% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर टू अप्रूव्ड यूनिट। यहाँ दे रहे हैं 30% का, जितना आप इन्वेस्ट करते हो उसका 30% का जितना खर्चा होगा वो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव किया गया है, ठीक है ना। इसके लिए पहले वाले 50% था जिसके अंदर सिलिकॉन बेस्ड कंडक्टर थे। दूसरा वाला जो डिस्प्ले फैब है उसमें 12,000 करोड़ का दिया जा रहा है। और इसमें जो है कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन फोटोनिक्स और सेंसर्स में, इन सेंसर हुए सिलिकॉन फोटोनिक्स और एक कंपाउंड बेस्ड सेमीकंडक्टर जितने भी हैं, इसमें दिया जा रहा है 30% का, ठीक है ना। और कुछ इसमें कंडीशन भी, एटलीस्ट 15 सच यूनिट of compound semiconductor and semiconductor packaging will be established under this scheme। इनका कम से कम 15 यूनिट को ये जो बेस्ड हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग से वो सेटअप की जानी है इस स्कीम के तहत, ठीक है ना। कम से कम 15 यूनिट को सेटअप करना है इस स्कीम के तहत, ये इसका मतलब एम है इस स्कीम का। चौथा है डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, DLI स्कीम बोला गया है इसको। डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम विल ऑफर incentives of up to 50% of eligible expenditure and product deployment linked incentives of 4 to 6% on the net sale of 5 year for 5 year। इसने कहा है कि ये भी कह रहा है कि ये जो ऑफ़र कर रहा है ये 50% कर रहा है, जितना आप खर्चा कर रहे हो उसको डिज़ाइन में या फिर किसी डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम के आप किसी प्रोडक्ट के डिज़ाइन में जितना आपका खर्चा आ रहा है उसका 50% गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा, ये ऐसा स्कीम बोल रही है, ठीक है ना। और दूसरा बोला है इसने, कोई भी प्रोडक्ट जो इस स्कीम से लिंक्ड है उससे 4 से 6% उसकी नेट सेल पर ये इंसेंटिव्स देंगे 5 साल के लिए, ठीक है ना। जो भी प्रोडक्ट इससे बनकर आ रहा है उससे 4 से 6% उसकी नेट सेल पर इंसेंटिव्स दे रहे हैं, वो भी 5 साल के लिए, ठीक है ना। अब ये 4 स्कीम है, कितना परसेंट गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है, किस स्कीम में कितना दे रही है, जो सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 4 स्कीम जो बनाई गई हैं इसको ठीक से पढ़ लेना। मैं PDF आपको मैंने बता दिया है, मैं जल्दी वेबसाइट लेकर आने वाला हूँ, क्या नाम था civilexaminer.com पर, ये वहाँ पर आपको मिल जाएगा सारा PDF, ठीक है ना। अगर आपको, और मैं इसको ज़्यादा हो तो इसका मैं अपने फेसबुक पेज पर भी इसको दे दूँगा, तो ठीक है आप इसको वहाँ पर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। कितना गवर्नमेंट इसका इंसेंटिव दे रही है और वो इसके साथ साथ वो कितनी यूनिट लगाने की बात कर रही है, जो मैंने पढ़ा है ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, खासकर UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। SSC में भी शायद 1 वर्ड में कुछ पूछ ले कि कितनी स्कीम सेमीकंडक्टर के तहत गई है, 4, 2, 3, तो उसमें 4 स्कीम है, ठीक है ना। और स्कीम के नाम क्या क्या हैं ये भी आपको पूछ सकते हैं, ठीक है ना, पढ़ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट, भारत पढ़े कैंपेन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक लॉन्च किया है 100 डे रीडिंग कैंपेन जिसका नाम है पढ़े भारत, ठीक है ना। और ये चलेगा आपका 1 जनवरी से लेकर 10 अप्रैल 2022। इंपॉर्टेंट है, याद रखना डेट, भाई आजकल डेट है ना पूछ रहे हैं, आप डेट को इग्नोर मत करो कि भारत पढ़े कैंपेन जो था 1 जनवरी से लेकर 10 अप्रैल 2022 तक चलेगा। अब क्या है ना कि वो अब चालाक हो चुके हैं कमीशंस वाले, उन्हें पता है कि बच्चे जो वैसा पोर्शन होता है स्टैटिक वाला पढ़ लेते हैं तो उनको घुमाया कहाँ जाए, तो वो इसलिए एक डेट में घुमाते हैं। तो ठीक है ना, ये जो आप है ना डेट, जो भी कैंपेन हो रहे हैं उनकी डेट ज़रूर याद रखिए। जैसे कि पिछली बारी सेमीकंडक्टर मिशन की डेट थी 29 दिसंबर, तो इसकी भी याद रखना कि इसको लॉन्च किया गया था 1 जनवरी को, और इसका जो
टाइम पीरियड है ये है 1 जनवरी से लेकर 10 अप्रैल 2022, यानी कि ये 100 डे रीडिंग कैंपेन है और इसका नाम है पढ़े भारत कैंपेन। द कैंपेन इज़ इन अलाइनमेंट विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज 2000, मतलब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो थी 2020 उसके ही तर्ज पर ही एक तरह कैंपेन लॉन्च किया गया है, विच एम्फेसिस ऑन द प्रमोशन ऑफ जॉयफुल रीडिंग कल्चर फॉर चिल्ड्रन बाय इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ एज अप्रोप्रिएट रीडिंग बुक्स फॉर चिल्ड्रन इन लोकल मदर टंग रीजनल एंड ट्राइबल लैंग्वेज। क्या हो रहा है कि इनका मानना है कि बच्चों में क्या हो रहा है, पढ़ने का जो कल्चर है ख़त्म हो रहा है, ठीक है ना, उनको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता, तो एक जॉयफुल रीडिंग कल्चर प्रमोट किया जाए बच्चों के बीच और बच्चे उसको बहुत एक इन्जॉय की तरह पढ़ें अपनी मदर टंग लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में, जो वहाँ पर लोकल लैंग्वेज में पढ़ते हो। तो ये भी जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में थी उसका उद्देश्य था यही कि इंडिया आ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, ठीक है ना, इंडिया एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बने, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो बनाई थी उसका ये एम था, ठीक है ना। उसी के अंदर ये सब कैंपेन चलाए जा रहे हैं। अब आगे चलते हैं। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज़ ओनली द थर्ड मेजर रिवैम्प of the framework of education in India since independence. The two earlier education policies were brought in 1968 and 1986. जितनी भी आपकी अब तक एजुकेशन पॉलिसीज़ आई हैं अब तक, जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी, ये तीसरी पॉलिसीज़ थी एजुकेशन के फील्ड में, ठीक है ना। इससे पहले दो एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी हैं। ये थी, एक आई थी 1968 में और दूसरी आई 1986 में और तीसरी 2020 में। ये ईयर जरूर याद रखना कि पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई, पीसीएस में पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये 1968 में पहली आई थी और 1986 में दूसरी। याद करने का तरीका देखो, 1968 पहली आपको याद होगी, 68 का उल्टा कर दो, क्या हो जाएगी 86 क्या दूसरी, 1968 में पहली और 1986 में दूसरी और तीसरी आई थी 2020, ठीक है ना। जो आपका भारत पढ़े कैंपेन है ये आपका फोकस करेगा उन बच्चों को जो पढ़ रहे हैं बलवतिका से लेकर ग्रेड 8, बलवतिका होता है नर्सरी केजी, ठीक है ना, उसको हिंदी में बलवतिका बोलते हैं। बलवतिका से लेकर ग्रेड 8 तक, ग्रेड 8 यानी कि क्लास 8 तक ग्रेड 8 बोल दो, उस क्लास तक के बच्चों को ही फोकस करेगा ये जो कैंपेन है। दिस कैंपेन हैज़ आल्सो बीन अलाइंड विद द विजन एंड द गोल ऑफ द फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन। अभी जो ये ग्लोबली एक मिशन चल रहा है फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी मिशन, उसके मतलब अलाइन, यानी कि उसके ही मतलब हिंदी में एक वर्ड है अलाइन का मतलब होता है उसके ही रोड पर, उसके ही तरीके पर ही, तर्ज पर ही ये मिशन और ये विज़न है बनाया गया है आपका, ठीक है ना। इट एम टू हैव द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टॉक होल्डर एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, टीचर, पेरेंट, कम्युनिटी, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर एटसेट्रा। मतलब जो ये कैंपेन है इसमें जो स्टॉक होल्डर कौन कौन होंगे, इसमें आप एक तो बच्चे होंगे, एक टीचर्स होंगे, पेरेंट्स होंगे, कम्युनिटी, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर होंगे और जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं उन सभी को इसी कैंपेन से जोड़ा गया है, ठीक है ना। अब क्या होता है, यूनेस्को जो होता है हर साल 21 फरवरी को सेलिब्रेट करता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ठीक है ना। इंटरनेशनल मदर वो ये शुरू किया था उसने 1999 से, ठीक है ना, लोगों ने सेलिब्रेट करना शुरू किया 2000 से। तो ये जो 21 फेब को जो ये जो सेलिब्रेशन किया जाएगा उसमें इसी जो हमने जो लॉन्च किया है कैंपेन उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। एंड दिस डे आल्सो, ये जो दिन था मैं पहले बता दूं उसके बारे में, 21 फरवरी यूनेस्को ने डिक्लेयर किया था मदर लैंग्वेज डे 1999 को। द डे आल्सो कमेमोरेट अ लॉन्ग स्ट्रगल बाय द बांग्लादेश टू प्रोटेक्ट इट्स मदर लैंग्वेज बांग्ला। मतलब ये सेलिब्रेट किया गया बांग्लादेशियों के उपलक्ष्य में, जो बांग्लादेश अपनी, जो पहले क्या था कि बांग्लादेश में पाकिस्तान ने क्या किया था कि उर्दू थोपने की कोशिश की थी, है ना। पहले जो आज आपका बांग्लादेश है पहले कभी पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था, वेस्ट से कहते थे आपके ईस्ट पाकिस्तान। तो यहाँ क्या था, इन लोगों ने इनके ऊपर कुछ अपनी लैंग्वेज को थोपने की करी थी, ठीक है ना, पहले कभी। तो बांग्लादेश में क्या हुआ था कि एक वो चला था मिशन कि हम अपनी जो लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, हम उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। 71 की बात है, लेकिन बाद में फिर 71 के बाद कुछ इनमें डेवलपमेंट आए, कुछ अपनी जो रीजनल लैंग्वेज थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने अलग अलग मिशन चलाए,
ठीक है ना। तो उसी के ही उपलक्ष्य में ये एक मदर लैंग्वेज डे बनाया जाता है इन 1999 में, और ये सेलिब्रेट किया जा रहा है 2000 से, ठीक है ना। और ये जो दिन है दिस डे सेलिब्रेशन इंटीग्रेटेड विद द कैंपेन, और ये जो 21 फरवरी का जो दिन है मदर लैंग्वेज डे, इसको जोड़ा जाएगा हमारे जो ये कैंपेन है पढ़े, क्या नाम था इसका कैंपेन का, पढ़े भारत कैंपेन के साथ, ठीक है ना। और इसका थीम क्या होगा, थीम जरूर याद रखना, इसका थीम होगा कहानी पढ़ो अपनी भाषा में, ठीक है ना। जो 21 फरवरी को जो इंटीग्रेट किया जा रहा है इस डे को हमारे पढ़े भारत कैंपेन के साथ, उसका थीम होगा कहानी पढ़ो अपनी भाषा में, ये याद रखना, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, आजकल थीम भी बहुत पूछ रहे हैं ये। कॉमन सर्व ये सीएससी की, चलते हैं आगे। 11वां है द सीएससी टू अंडरटेक कल्चरल सर्वे ऑफ इंडिया विलेज। सीएससी है क्या, सीएससी आपका एक तरह का एक डिपार्टमेंट है, कॉमन सर्विस सेंटर, डिपार्टमेंट मत को एक कॉमन सर्विस सेंटर कह सकते हो, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज़ पार्टनर, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से पार्टनरशिप में आता है ये कॉमन सर्विस सेंटर। इसने क्या किया है, ये काम करेगा कल्चरल सर्वे ऑफ इंडियन विलेज, जितने भी इंडिया के गांव हैं उनका एक कल्चरल सर्वे करेगा। हर गांव का एक अपना कल्चर होता है, और वहाँ पे कुछ अपना प्रोडक्ट होता है जो फेमस होता है बिटवीन उसी गांव में, ब्लॉक में, उस डिस्ट्रिक्ट में, उन सब का ही सर्वे करेगा कि कौन कौन सी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उस गांव के अंदर, है ना। तो ये एक तरह का, कितने इसमें कम से कम जितने भी गांव हैं इंडिया के अंदर, विलेज हैं, उनके सबके अपने कल्चर को आइडेंटिफाई करना, रिपोर्ट तैयार करना, और उसको अलग अलग उस पर बताना। और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और आईटी हेल्प करेगी, मतलब इस सर्वे को करने में, ठीक है ना। पढ़ते हैं इसके बारे में, ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है, और जो उस कंटेंट आएगा मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द कल्चर हैज़ पार्टनर्ड विद द कॉमन सर्विस सेंटर, अ स्पेशल पर्पस व्हीकल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आईटी टू अंडरटेक द फर्स्ट एवर कल्चरल सर्वे ऑफ इंडिया विलेज। मतलब कि वो मैं बता चुका हूँ, फिर भी दोबारा बता देता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कॉमन सर्विस सेंटर के साथ पार्टनरशिप करी है। कॉमन सर्विस सेंटर क्या है, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी का, जो आपका एक पहला कल्चरल सर्वे कंडक्ट करेगा विलेज लेवल पर, ठीक है ना। और इसका एक टाइटल है मेरा गाँव मेरी धरोहर, याद रखना। जो इस सर्वे का टाइटल होगा मेरा गांव मेरी धरोहर, और इस सर्वे के अंदर क्या होगा, डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा कल्चरल आइडेंटिटी एट द विलेज लेवल। जो गांव में किसी गांव की कल्चरल आइडेंटिटी होती है उसको बताया जाएगा, मतलब उनके कौन से आपके देवी देवता हैं, और कौन किसको आप पूछते हो, और क्या आपके गाँव में क्या फेमस है, क्या डिस्ट्रिक्ट में फेमस है, कुछ इस तरह का होगा। मतलब जैसे कि विलेज लेवल पर और इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होगा सिटीजन्स का होगा, बाय इन्वॉल्विंग सिटीजन्स, जो शेयर करेंगे कि वो क्या उनके गांव में क्या बनता है, ब्लॉक लेवल पर, विलेज लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जो बिल्कुल अलग हटके है, यूनिक है, ठीक है ना। और ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट कर ली जाएगी 2022 के मिड में, ठीक है ना। सीएससी आपका डेवलप कर रहा है मोबाइल एप्लीकेशन, और इसमें विलेज लेवल के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ये ट्रेनिंग देगा, ठीक है ना, और वो मदद करेंगे इस सर्वे को कंडक्ट करवाने में। विलेज लेवल पे कुछ एंटरप्रेन्योर्स होते हैं छोटे छोटे, उनको ये ट्रेन करेगा और मोबाइल एप्लीकेशन से डेवलप करिए, और वही विलेज लेवल के एंटरप्रेन्योर पूरे सर्वे को कंडक्ट करेंगे और रिपोर्ट देंगे बाद में। आगे चलते हैं। इस सर्वे में क्या होगा कि विलेज लेवल के जो एंटरप्रेन्योर हैं वो मीटिंग करेंगे अलग अलग सिटीजन्स के साथ, वो भी विलेज लेवल पर, और अपलोड करेंगे उनके फैक्ट, जैसे कि इंटरेस्टिंग फैक्ट, जैसे कि गाँव के बारे में जो कोई फैक्ट होते हैं, कि उनका जो उनके कौन कौन से गांव में जो लोगों के क्या क्या इंटरेस्ट हैं, उनके कस्टम्स क्या हैं, उनके ट्रेडिशंस क्या हैं। पता कभी कभार देखा गया है ना, गांव में कुछ अलग अलग गांव में अलग ट्रेडिशन देखने को मिल जाते हैं उनको, या उनकी कोई गांव की फेमस पर्सनैलिटीज़ कौन सी हैं, है ना। और आपके कौन कौन से फेस्टिवल हैं जो वो मानते हैं, बिलीफ उनका किन चीज़ों में उनके बिलीफ हैं, विचार कैसे हैं, कौन कौन सी आर्ट और कल्चर हैं, मैं कुछ एटसेट्रा, कुछ इस तरीके की चीज़ों को वो पूछेंगे क्वेश्चन, मतलब जो गांव के सिटीजन्स होंगे उनसे, ठीक है ना। और उन जितने भी क्वेश्चन पूछने के बाद वो एप्लीकेशंस में उनको सबमिट कर देंगे, ठीक है। विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स विल आल्सो अपलोड फोटो एंड वीडियोस रिगार्डिंग द एस्पेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन। और वहाँ पर कुछ यूनिक चीज़ दिखती है, वहाँ पर कुछ उनके यूनिक कल्चर दिखता है, उनका फोटो वीडियोज़ भी उसी एप्लीकेशन जो ऐप बनाई है सीएससी ने उसमें वो डाल देंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आई थिंक आपको मज़ा आ रहा होगा,
करंट अफेयर का, या आज पहला पार्ट है। मैं इसको और भी पार्ट लेकर आऊँगा। ये करीबन 6 पार्ट में आपका कंप्लीट होगा ये करंट अफेयर। और उसके बाद फिर मैं जितने भी जनवरी में करंट अफेयर आए इसके MCQ करवाऊंगा, जिससे कि आपकी 360 डिग्री तैयारी हो सके करंट अफेयर की। क्या होता है ना, तो स्टैटिक पोर्शन जो होता है ना, ज़्यादातर सभी बच्चों को आता है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे SSC का होगा, UPSC होगा, इसमें जो स्टैटिक पोर्शन होता है, एक आध दो क्वेश्चन होता होगा जो घूमता है बच्चा, उसमें वो सबके लिए होता है। उसमें जो 1-2% बच्चे होते हैं ब्रिलियंट टाइप के, वो कर जाते हैं। उतना एवरेज बच्चे होते हैं, बस जो एवरेज बच्चे तक होते हैं, जो पढ़े हुए होते हैं, वो स्टैटिक पोर्शन को कर देते हैं। ठीक है ना। बात आती है करंट अफेयर्स की। ये करंट अफेयर जो होता है एक मेजर डिफरेंस क्रिएट कर देता है, मतलब कि आपके सिलेक्शन में। अगर आपका करंट अफेयर सही चला गया है, आपने करंट अफेयर ठीक से पढ़ा है, अच्छे से आपका सही गया है, ठीक है ना, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है ना, आपके सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और करंट अफेयर ही डिसाइडिंग फैक्टर है लास्ट में, चाहे कोई कहे या ना कहे। कोई ये कहे कि स्टैटिक पोर्शन पर फोकस करो, मैं ये नहीं कहता स्टैटिक पोर्शन पर फोकस मत करो। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन UPSC का PT होता है, और 2-3 चीज़ें और होती हैं, है ना, वो करंट अफेयर, बल्कि UPSC में तो कहते हैं कि जो करंट अफेयर होता है उसको लिंक्ड करके पढ़ो अपने स्टैटिक सब्जेक्ट के साथ, कि क्वेश्चन, क्योंकि 3-4 स्टेटमेंट में 2 करंट अफेयर के स्टेटमेंट मिल जाएंगे और नीचे 2 मिल जाएंगे आपके स्टैटिक पोर्शन के। अगर आपने स्टैटिक पोर्शन तो पढ़ लिया, करंट अफेयर नहीं पढ़ा, तो आप घूम जाओगे। तो इसलिए UPSC के जो बच्चे हैं वो करंट अफेयर को जोड़ के पढ़ें स्टैटिक सब्जेक्ट के साथ। ठीक है ना। जैसे कि कहीं कोई घटना हुई, जैसे कि अभी UAE के पर्टिकुलर एरिया में किसी ने अटैक किया, UAE की मतलब ड्रोन किसी मिसाइल से अटैक किया, ठीक है ना, वो मिसाइल सुपरसोनिक थी, क्या थी, वो तो होगा आपका स्टैटिक पोर्शन। और वो एरिया किस में आता है, और वो अटैक क्यों किया, ज्योग्राफी का लोकेशन क्या है, वो ज्योग्राफी का पार्ट हो गया। पता है, ऐसे लिंक्ड करते हुए पढ़ो UPSC के बच्चे। और SSC के बच्चे हैं वो इसको थोड़ा सा इसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ने की कोशिश करो, ताकि कुछ में इंपॉर्टेंट चीज़ निकल आए, क्योंकि उसमें पता नहीं होता। SSC में क्या होता है, वन वर्ड का आता है, उसमें होता है आपको आना चाहिए, कोई आपका वो नहीं है। स्टेटमेंट में तो ये होगा, स्टेटमेंट आपको पता है वो गलत है, आप उसको काटने एलिमिनेशन करने के बाद एक आंसर निकाल लोगे। लेकिन SSC में जो एक वर्ड में आता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, उसको नहीं पता तो तुक्का मारोगे, वो तो ये है कि अगर निशाने पर लगा तो लगा, वरना फिर गए काम से। ठीक है ना। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोगों से कि करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए करंट अफेयर को मिस मत करना। ठीक है ना। मैं आगे भी लेकर आता रहूँ करंट अफेयर, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा ना, तो आपको नोटिफिकेशन पहले पहुंचेगा इस चीज़ का। और मैं आगे जितने भी मंथ आते रहेंगे, फरवरी हुआ या फिर और मार्च हुआ, मैं आगे भी ऐसी करंट अफेयर लेकर आता रहूँगा, मंथली करंट अफेयर और प्लस MCQ, जो आपकी करंट अफेयर से जुड़ी हुई 360 डिग्री तैयारी करवा देगा ये। ठीक, फिर आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है पढ़ने की। ठीक है ना, शुरू करते हैं आपको। ठीक है ना। नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी NEET 3.0। अब ये जो नीट का 3rd वर्जन इन्होंने लॉन्च किया है, जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने, इसका है नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी 3.0। आप पढ़ते हैं इसके बारे में। द यूनियन मिनिस्टर एंड स्किल डेवलपमेंट धर्मेंद्र प्रधान, याद रखना धर्मेंद्र प्रधान आपके मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, इन्होंने लॉन्च किया है नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी NEET 3.0। NEET 3.0 was launched as a single platform for providing the best developed edtech solution and course to the student in India। जो ये अलायंस है, इसका काम क्या होगा, अलायंस NEET है 3.0, जो भी आपके हमारे इंडिया में जितने स्टूडेंट्स हैं उनको एक एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कुछ पढ़ने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको उसको सॉल्यूशन नहीं पता, तो इसने जो एक प्लेटफॉर्म सिंगल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है इसने, जिसकी मदद से आपको एक टेक्निकल सॉल्यूशन मिलेगा उसका। ठीक है ना, ये एक एड टेक सॉल्यूशन आपको देगी, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम है किसी चीज़ में, आप मैथ्स में प्रॉब्लम है, साइंस समझ में नहीं हुई, उसका एक सॉल्यूशन देगी। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ कंटेंट का यूज़ किया जाएगा उस सॉल्यूशन को बनाने में। ठीक है ना। और इसमें अलग अलग कोर्सेज भी हैं, स्टूडेंट के इसमें अलग अलग कोर्सेज हैं, वो भी इसमें प्रोवाइड किए गए हैं, जो मदद करते हैं आपको सॉल्यूशन देने में। ठीक है ना। NEET 3.0 was launched as a single platform for providing the best developed e-tech solution and courses to the student in India। ठीक है। ऑन द ओकेशन, उसी ओकेशन पर मिनिस्टर आल्सो लॉन्चेस AICTE प्रिस्क्राइब टेक्निकल बुक इन रीजनल लैंग्वेज, लर्निंग इन रीजनल लैंग्वेज
एक मिनट। लर्निंग इन रीजनल लैंग्वेज विल हेल्प इन डेवलपिंग अ क्रिटिकल थिंकिंग कैपेसिटी एज वेल एज इनेबल यूथ टू बिकम ग्लोबल सिटीजन। ठीक है ना। अभी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जिस दिन ये नीट नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी 3.0 लॉन्च की गई, उसी ओकेशन पर मिनिस्टर साहब ने AICTE प्रिस्क्राइब टेक्निकल बुक भी लॉन्च कर दी, और ये उनकी रीजनल लैंग्वेज में थी। और इससे क्या होगा, रीजनल लैंग्वेज में आ जाने से एक तो समझने में आसानी होगी, लर्निंग ईजी हो जाएगी। ठीक है ना। उनमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। ठीक है ना। क्रिटिकल थिंकिंग कैपेसिटी भी डेवलप होगी उन्हें पढ़ने से, जो मदद करेगी हमारे यूथ को ग्लोबल सिटीजन बनने में। ठीक है ना। मुझे नहीं पता ग्लोबल सिटीजन पढ़ के कैसे ग्लोबल सिटीजन बन जाएंगे, ये पता नहीं। उनकी थिंकिंग होगी, अच्छी थिंकिंग है। खैर मैं इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, अच्छा सोचा उन्होंने। नीट विल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड। और ये क्या है, इसका सिग्निफिकेंट रोल हैगा, जो जितना भी हमारा डिजिटल डिवाइड है, जो उसको डिजिटल डिवाइड जो होता है उसके बीच में ब्रिज का काम करेगा नीट, ऐसा ही कुछ कह रहा है। पर्टिकुलरली अमॉन्ग द इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट, और खासकर उन बच्चों में जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज लोग हैं, जिनके आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं बच्चे, उनके बीच में ये काफ़ी अच्छा काम करेगा, एक डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का, एजुकेशन टेक्स्ट सॉल्यूशन या फिर उनको कोर्स देने का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंटेंट इसके अंदर हैं जो आपको देंगे सॉल्यूशन। ठीक है ना। इट विल आल्सो हेल्प इन फुलफिलिंग द नॉलेज बेस्ड रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड। जितनी भी आपकी नॉलेज बेस्ड रिक्वायरमेंट होती है इंडिया में, ये उसको प्रोवाइड करवाएगा, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर वर्ल्ड में भी। ठीक है ना। ये मैंने दे दिया, पढ़ लीजिएगा। फिर भी एक बार मैंने इसको समझा दिया है, आप वीडियो को पॉज करके आगे पीछे पढ़ लीजिएगा। और दूसरा मैं PDF इसका प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ। ठीक है ना। आपको पढ़ते हैं आगे। करंटली 58 ग्लोबल एंड इंडियन स्टार्टअप एडटेक कंपनीज आर ऑन बोर्ड नीट। They are offering 100 courses and e-courses for better learning outcome and for developing employable skill as well as overcoming learning goal losses। अभी क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इन्होंने 58 जितने भी आपके एजुकेशन इसने एडटेक कंपनीज हैं, उनके जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनसे जुड़े हुए, एडटेक कंपनी से जुड़े हुए स्टार्टअप 58 ग्लोबल एंड इंडियन एडटेक स्टार्टअप कंपनी ये करंटली काम कर रहे हैं हमारे देश में। ठीक है ना। जो नीट के तहत कर रहे हैं, सारे नीट के अंडर। हमारे भी ये कह रहे हैं कि इन्होंने नीट ने अभी तक 100 कोर्सेज ऑफर कर चुकी है। ये मतलब ये 100 कोर्सेज के पास हैं ऑफर करने के लिए, और ये ई रिसोर्सेज भी है इसके पास, जो आपका जैसे कि आपको ई रिसोर्स क्या होता है, जैसे कि आपको PDF फाइल्स हो गए या फिर कोई और आपके वर्ड फाइल हो गए, सारे ई रिसोर्सेज में आते हैं। जो भी कोई इंटरनेट पे अगर आप कुछ भी देखते हो, मतलब फाइल्स वगैरह खोलते हो, सब ई रिसोर्स का पार्ट आता है। ठीक है ना। इनके पास एक 100 कोर्सेज हैं और ई रिसोर्सेज हैं बेटर लर्निंग के लिए। और ये कुछ ये आपका ज़रूरी भी है एक तरह का एम्प्लॉयबल स्किल को डेवलप करने के लिए। जैसे कि आपको कोई स्किल पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए आपको, और वो आपको इसके थ्रू मिल रहा है, इससे क्या होगा, आपका एक एम्प्लॉयबल स्किल है वो भी डेवलप होगा। ठीक है ना। मतलब आप उससे इसकी मदद से अपने स्किल भी, एम्प्लॉयबल स्किल को भी डेवलप कर सकते हो, जो आपके लर्निंग लॉस को ख़त्म कर देगा। क्या होता है ना, कुछ चीज़ें देखो, पहले क्या होता था मैं बता रहा हूँ, इसको समझने का तरीका मानो। पहले क्या होता था कि जैसे कि आपका बहुत सी चीज़ें, अगर पहले ये ई रिसोर्सेज या फिर ऑनलाइन पर कोई कोर्स होता है या फिर आपका कोई तैयारी के लिए कुछ होता है, तो बच्चे क्या करते थे, बुक लेकर आते थे, फिर इसको पढ़ते थे, समझते थे। तो एक इसमें बहुत लंबा, बहुत उनका एकदम मनी वेस्ट होता था, पैसा खर्च ज़्यादा होता था उसमें। तो इसकी मदद से क्या होगा, नीट की मदद से जब ये आपको ई रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाएगी, 100 कोर्सेज प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है ना। जो बच्चा इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज एरिया से बिलोंग करता है, मतलब कि जो आर्थिक तौर से बहुत सक्षम नहीं है कि ये महंगी बुक को खरीद सके, उसके लिए फ़ायदा है ये कि वो सस्ते में ही अपना कोर्स खरीद पाएगा और उससे वो अच्छे से सीख पाएगा, और उसके अंदर एक तरह का एम्प्लॉयबल स्किल भी डेवलप हो जाएगा। ठीक है ना। और जो उसकी लर्निंग लॉसेज होती थी पहले, जो महंगी बुक आती थी उसमें वो समझ नहीं पाता था महंगी बुक की वजह से, और वो कुछ सीख नहीं पाता था, अब वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है ना। ये चीज़ बताना चाह रहा है। अभी ये आपको वैसे देखा जाए तो ये जो 100 कोर्सेज और ई रिसोर्सेज है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि नीट कितने कोर्सेज ऑफर कर रहा है। ये डेटा है, 100 कोर्सेज याद रखना, और 58 ग्लोबल इंडियन स्टार्टअप एडटेक कंपनी देश में चलाई जा रही हैं। ठीक है ना।
नीट के तहत। ये सब इम्पोर्टेंट डेटा थोड़ा याद रखो रिवीजन के लिए। RBI unveils framework to enable small value डिजिटल पेमेंट इन ऑफलाइन मोड। क्या किया है कि आरबीआई ने एक लॉन्च किया है एक फ्रेमवर्क जिसके तहत आप डिजिटल पेमेंट कर सकोगे ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड का मतलब है बिना इंटरनेट के आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हो। पर इसमें क्या है कि आप डिजिटल पेमेंट करोगे ना, वो ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं कहीं बैठे हो कहीं की कहीं कर दो। फेस टू फेस, मतलब आप डिजिटल पेमेंट करोगे किसी पेई को, वो आपके फेस टू फेस कर सकते हो जब वो आपके सामने है। जैसे कि आप सब्जी लेने गए या कुछ और काम करने गए तो सब्जी वाले को आप दे रहे हो फेस टू फेस, यानी कि सामने टू सामने पेमेंट। यानी कि आप यहाँ बैठे हो और 10 किलोमीटर दूर बैठे हो और पेमेंट कर दो, वो केवल इंटरनेट के थ्रू ही पॉसिबल है। ये कह रहा है केवल ऑफलाइन मोड, फेस टू फेस ही आप पेमेंट कर पाओगे। डिजिटल पेमेंट पढ़ते हैं इसके बारे में। पर इसमें स्मॉल वैल्यू का ना छोटा पेमेंट होगा, बड़ा पेमेंट नहीं होगा इसके तहत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन मंडे इशू अ फ्रेमवर्क टू इनेबल स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट इन ऑफलाइन मोड यूजिंग एनी चैनल और इंस्ट्रूमेंट सच एस कार्ड, वॉलेट एंड मोबाइल सर्विसेज। मतलब किसी के भी थ्रू, चाहे कार्ड के थ्रू, वॉलेट के थ्रू, मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू, किसके भी थ्रू आप ये ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसमें इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। एन ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट मीन्स अ ट्रांजेक्शन विच डज नॉट रिक्वायर इंटरनेट और टेलीकॉम कनेक्टिविटी। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इंटरनेट की जरूरत नहीं ऑफलाइन में। अंडर दिस न्यू फ्रेमवर्क विच इज़ एप्लीकेबल विद इमीडिएट इफेक्ट ऑफलाइन पेमेंट कैन बी मेड इन फेस टू फेस मोड ओनली। ये भी मैं बता चुका हूँ कि इसमें जो केवल पेमेंट होगा फेस टू फेस मोड में होगा, यानी कि आप सामने टू सामने कर सकते हो। ये नहीं कर सकते 10 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर, वो बिना इंटरनेट के नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। आगे है सच ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिक्वायर एन एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। इसमें कोई आपका एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब जैसे कि ऑथेंटिकेशन जानते हो क्या, जैसे कि आप कोई पेमेंट करने जाते हो इंटरनेट के थ्रू, पेटीएम के थ्रू करते हो किसी में, वो ऑथेंटिकेशन मांगता है, जैसे कि आपका पासवर्ड मांगता है, वो मांगता है। इस तरह कोई एडिशनल ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर इसमें एक डिसएडवांटेज भी ये नहीं है कि इसमें सारे पॉजिटिव एडवांटेज भी हैं। इसमें ट्रांजैक्शन जब आप ऑफलाइन के थ्रू कर रहे हो ना, जितने भी आपका एसएमएस हो गया या फिर ईमेल हो गया, वो थोड़ा लेट आएगा, टाइम लैग, थोड़ा सा, मतलब जल्दी नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लेकर आएगा। है ना। सिंस द ट्रांजेक्शन आर ऑफलाइन, अलर्ट, एसएमएस और ईमेल विल बी रिसीव्ड बाय द कस्टमर आफ्टर अ टाइम लैग। मतलब कुछ समय के बाद आपके फ़ोन पर उसका नोटिफिकेशन आएगा, जल्दी नहीं आएगा। इसमें क्या होता है, इंटरनेट वाले जो ट्रांजेक्शन होते हैं इसमें तुरंत की तुरंत आता है कि आपका इतना ट्रांजेक्शन हो चुका है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। जो अपर लिमिट है, एक मिनट, जो अपर लिमिट है ऑफलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन की वो रखी गई है 200 रुपये। ठीक है, 200 रुपये आप एक बार में दे सकते हो। और इसकी जो लिमिट है ऑफलाइन ट्रांजैक्शन की पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, है ना। अगर आप किसी पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि आपका पेमेंट इंस्ट्रूमेंट बोले तो कोई जैसे कि पेटीएम टाइप हो गया या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन कार्ड हो गया, उसमें आप 2000 रुपये दे सकते हो। ठीक है ना। मतलब ऑफलाइन पेमेंट की जो अपर लिमिट है वो 200 रुपये है। अगर किसी आप पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वो है 2000 रुपये एट पॉइंट ऑफ टाइम, एक समय में। आप एक समय में पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ऑफलाइन ट्रांजैक्शन 2000 रुपये कर सकते हो। और वैसे अगर पेमेंट ट्रांजैक्शन करना है आपको, मतलब जैसे कि वैसे यूपीआई वगैरह कुछ आप अलग अलग जा करते हो, उसमें कुल 200 रुपये। ठीक है ना, ये कहा है। आगे NBBL लॉन्च यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम UPMS टू सिंप्लीफाई बिल पेमेंट। ये NBBL जो है आपकी NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ये सब्सिडरी है। इसने भी लॉन्च किया है एक UPMS यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और ये आपका बिल पेमेंट के लिए है, सिंप्लीफाई करेगा बिल पेमेंट को। पढ़ते हैं इसके बारे में। विद एन एम टू इनरिच एंड सिंप्लीफाई बिल पेमेंट इन द कंट्री, NPCI नेशनल NPCI भारत बिल पे लिमिटेड NBBL जो कि सब्सिडरी है NPCI की, द होली ओन सब्सिडरी ऑफ एन नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हैज़ इंट्रोड्यूस अ यूनिक फंक्शनलिटी कॉल्ड यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम
ठीक है ना। इन्होंने बताया, मैं बताता हूँ जी। जो NBBL मैंने बता चुका हूँ, ये सब्सिडरी है किसकी, NPCI की। इसने लॉन्च किया है एक UPMS, यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और इसकी मदद से आप बिल का जो पेमेंट है और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए जितने बच्चे आगे RRB का एग्ज़ाम दें, SSP या फिर SSC का एग्ज़ाम दें, या फिर और एग्ज़ाम दें स्टेट PCS का, उसमें UPMS की जो है ना फुल फॉर्म जरूर पूछ सकते हैं। UPS की फुल फॉर्म है, UPMS की है यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और ये पूछ सकते हैं इसके लॉन्च किसने किया। याद रखना NBBL, जो कि सब्सिडरी है NPCI की, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि मुझे पक्का पता है इससे बनेगा क्वेश्चन। ठीक है ना। जो 2000 अभी तो मुझे CSC CHSL का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, जो क्लर्क बेस का हायर ILDC का जो होता है एग्ज़ाम, तो उसमें तो ये इसको याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह की चीज़ पूछ लेते हैं। NBBL थ्रू UPMS विल इनेबल द कस्टमर टू सेट अप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एनी चैनल एंड फॉर एनी मोड ऑन देयर रिकरिंग बिल पेमेंट। क्या होगा, NBBL UPMS की मदद से कस्टमर UPMS की मदद से कस्टमर के पास एक नोटिफिकेशन आएगा जब भी वो बिल पेमेंट करेंगे किसी भी चैनल द्वारा। ठीक है ना। और द बिल विल बी ऑटोमेटिकली फैच फ्रॉम द बिलर, और जो बिल है वो ऑटोमेटिकली आपका बिलर तक पहुंच जाएगा। मतलब एक तरह का ऑटोमेशन ला दिया गया है, बस सिंपल, ये नहीं कि कुछ चेंज किया है। पता है जैसे कि आप क्या करते हो कि जैसे कि एक हमारा कांस्टेंट बिल पेमेंट होता है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट हुआ और हुआ, तो उसमें क्या होता है कि आपका ऑटोमेटिकली जो है ना बिलर जो वो होता है, जो आप बिल ले रहे हो बिलर्स तक, ये नोटिफिकेशन जो उस तक पहुंच जाएगा बिलर्स तक। पहले क्या होता था, इसमें थोड़ा टाइम लगता था, इसमें गैप था, और उस गैप को उन्होंने ख़त्म कर दिया है। एंड प्रेजेंटेड टू द कस्टमर फॉर देयर एक्शन इन टर्म ऑफ ऑटो डेबिट बिल पेमेंट मैनेजमेंट, मतलब ऑटोमेटिक ही आपका डेबिट और बिल पेमेंट मैनेजमेंट हो जाएगा इसके थ्रू। ठीक है ना। एक्शन मतलब ये सिंपलीफाई कर दिया कि आपको पहले इसको क्या है ना, अगर आप इसका UPMS का इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक ड्यूरेनली जैसे आपका ड्यूरेशन होता है बिल पेमेंट करने का, उसी में से आपके खाते में से इतने पैसे कट जा करेंगे। ये कहने का मतलब ये कहने का मतलब ये है सारा। ठीक है ना। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आप पूछ लीजिएगा, थोड़ा सा कम्बर्सम लैंग्वेज में थोड़ी सी इसकी, लेकिन फ्री में दोबारा बता रहा हूँ। द बिल विल बी ऑटोमेटिकली फैच फ्रॉम द बिलर एंड प्रेजेंटेड टू द कस्टमर फॉर देयर एक्शन इन टर्म ऑफ ऑटो डेबिट एंड बिल पेमेंट मैनेजमेंट। मतलब ऑटो डेबिट का मतलब होता है आपका ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में से पैसे कट जाएंगे, और उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा कि आपका पर्टिकुलर बिल आपका पे हो चुका है। जैसे कि आप नेटफ्लिक्स का देख रहे हो, नेटफ्लिक्स में सब्सक्रिप्शन लेते हो, जो लोग नेटफ्लिक्स चलाते होंगे उनका क्या होता है कि एक ऑटोमेटिकली जो एक महीने का एंड आता है उसमें उनका जो पैसा है कट जाता है, और नोटिफिकेशन आता है कि बताते हैं कि आपका जो है महीना पूरा हो चुका है और आपके 200 रुपये हमने आपके अकाउंट से काट लिए हैं नेटफ्लिक्स का, अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो। ठीक है ना। उसमें ऑटोमेटिक चलता सारा काम। अब ये UPMS में भी है ना, ये UPMS यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी यही काम करेगा, ऑटो डेब्ट एंड बिल पेमेंट मैनेजमेंट का। ठीक है ना। आगे चलते हैं। With the UPMS launch, the intent to enable all the Bharat bill pay operating units to extend this facility to their customer corporate client with the minimal effort through the centralized infrastructure and applicant support provided by the Bharat Bill Pay Central Unit. ठीक है ना। UPMS will help in democratizing recurring bill payment and making them further convenient for the customer. ये सब वो है, मतलब कि ये क्या क्या सब फैसिलिटी दे रहा है और कितनी जल्दी जा रहा है, और ये सब पढ़ने वाली चीज़ तो है नहीं, मैंने लिख दिया है, आप इसको मैं PDF में पढ़ लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। और मतलब दूसरे में कह रहा है कि सेवरल ऑपरेटिंग यूनिट एंड टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर आर एक्टिवली अपकमिंग फॉरवर्ड इन द रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑफ UPMS। मतलब अलग अलग ऑपरेटिंग यूनिट और टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर आगे आए हैं इस सर्विस को देने के लिए, कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। ठीक है ना। और इसकी एक अलग अलग एक कैटेगरी एक्सपेंशन बताई गई है नीचे। ठीक है ना।
अब इससे आप अभी नीचे बताया गया है कि आप क्या कर सकते हो इससे, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, सब्सक्रिप्शन या फिर स्कूल फ़ी पेमेंट कर सकते हो। करंटली आप मतलब बार बार आपको करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आपके उससे कट जा करेंगे पैसे, जैसे नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन से कटते हैं, ठीक है ना। जो लोग नेटफ्लिक्स चलाते हैं उन्हें पता होगी कैसे उनके मंथ के एंड में आके अपना भी पैसा कट जाता है। ये वैसा ही कुछ काम कर रहा है ऑटो डेप्ट का, ठीक है ना। ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको थोड़ा सा, ठीक है ना। ये जो मैंने नीचे दे रखा है ये सारे 1 2 3 4 पेमेंट हैं, इसमें से मैंने बता चुके इम्पोर्टेंट। ये हाँ, इसमें ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है पढ़ना, जो मैंने दे रखा है टॉप पर, लीडिंग इकोसिस्टम पार्टनर इंक्लूडिंग एक्सिस बैंक एंड IDFC फर्स्ट बैंक among the private bank and PhonePe among the customer tank company are actively engaged in taking UPMS service to their billers and customers while many other accessing and the sandbox first step to deployment। मतलब कुछ प्राइवेट कंपनी हैं और कुछ हैं कंज्यूमर टेक कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज हैं जैसे कि तुम्हारी हैं एक्सिस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक, इन्होंने UPMS का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और मतलब कहने का यह है, ये 2 पहली प्राइवेट कंपनियां बनी हैं UPMS सर्विस देने वाली। कौन सी? एक्सिस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक, ठीक है ना। और एक कस्टमर टेक कंपनी बनी है फ़ोनपे। ये फ़ोनपे के भी अंदर UPMS भी लागू है, ठीक है ना। आपको फ़ोनपे पे आप UPMS का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ोनपे आपकी पहली बनी है कंज्यूमर टेक कंपनी जो इस तरह की सर्विस देगी UPMS जैसे, ठीक है ना। और आई थिंक ये लास्ट है आपका। अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में किसी टॉपिक को, मैं जो बताया करंट अफेयर में, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और हाँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ आपसे कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन पहले पहुँच सके, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। RBI ये लास्ट है, ये लास्ट करंट अफेयर का है। इसके बाद मैं, हाँ ये लास्ट है टॉपिक, इसके बाद मैं नेक्स्ट करंट अफेयर का पार्ट 2 लेकर आऊँगा। ये मतलब परसों या फिर दो या 3 दिन बाद, ठीक है ना। अब इसको हम पूरे 5 या 6 पार्ट में कंप्लीट करेंगे जनवरी करंट अफेयर। फिर उसके बाद हम फरवरी का करंट अफेयर लेकर आएंगे, फरवरी के एंड में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में, सही है ना। इससे आपका पूरा जो मंथली करंट अफेयर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं पिछले साल का भी जून तक का करंट अफेयर कवर करूं और आपको दूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताइएगा कि मैं आप जून तक का करंट अफेयर चाहते हो, ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए। तो फिर मैं आपको जून तक का करंट अफेयर इसी तरीके से आपके सामने लेकर आऊँगा, ठीक है ना। वो भी आपकी डिमांड होनी चाहिए, मैं आपको पूरा कर दूंगा, बस आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। ठीक है, लास्ट टॉपिक है आज का, जो हम क्या कहते हैं जनवरी करंट अफेयर पार्ट 1 का। RBI नोटिफाइड मार्केट मेकिंग स्कीम टू प्रमोट रिटेल पार्टिसिपेशन इन जी सिक्योरिटीज़। अब क्या है ना, मैंने ये वैसे करंट अफेयर में डाल नहीं रहा था, मैं सोचा कि इसको लास्ट में दूंगा, लेकिन बाद में एक आया मार्केट मेकिंग स्कीम। ये बड़ा घुमाऊ है मार्केट मेकिंग स्कीम। क्या होता है ना, लोग सोचते हैं कि मार्केट कंट्रोल का काम जो दूसरी एजेंसी भी करती है, RBI केवल मोनेटाइजेशन करेंसी कंट्रोल का काम करती है। तो बहुत लोग कंफ्यूज खा जाते हैं, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अगर आपको सामने कोई क्वेश्चन आता है ऐसा कि मार्केट मेकिंग स्कीम को किसने नोटिफाई किया है, तो याद रखना ये RBI है। कंफ्यूज घुमाने के लिए सेबी डालेंगे या और भी एजेंसी डालेंगे, ठीक है ना, कंज्यूमर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डालेंगे, तो आप कन्फ्यूजन मत करें। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया डाल देंगे, CCI। आप खुद मार्केट का नाम आ रहा तो कंज्यूमर हो सकता है या फिर कंपटीशन हो सकता है। याद रखना ये RBI का है। RBI नोटिफाई मार्केट मेकिंग स्कीम टू प्रमोट रिटेल पार्टिसिपेशन इन जी सिक्योरिटीज़। इन्होंने एक मार्केट मेकिंग स्कीम लॉन्च करी है, नोटिफाई करिए, लॉन्च करिए, जो आपको जी सिक्योरिटीज़ में पार्टिसिपेशन को प्रमोट करेगी, ठीक है ना। मार्केट मेकिंग स्कीम टू प्रमोट रिटेल पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय प्रोवाइडिंग prices quotes to retail direct gilt account holders, enabling them to buy and sell securities under the RBI retail direct scheme। क्या है कि ये मार्केट नाम है इसका, मार्केट मेकिंग स्कीम जो है, ये जितने भी रिटेल पार्टिसिपेंट होते हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको प्रोवाइड करवाएगी एक प्राइसेस और उनके कोड्स, जो आप रिटेल या आपकी रिटेल कर सकेंगे रिटेलिंग के लिए, गिल्टेज अकाउंट होल्डर्स के लिए। चलो मैं दोबारा बताता हूँ
थोड़ा सा है ना, क्या है, अंग्रेजी को हिंदी में कन्वर्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है ना। तो मैं इसको एक बार फिर से आपको बताता हूँ क्या होता है गिल्ट एज। इसको गिल्ट एज मार्केट से बताता हूँ। गिल्ट एज मार्केट होता है, गिल्ट एज मार्केट के अंदर क्या होता है कि अलग टाइप की सिक्योरिटीज़ होती हैं जिसे लॉन्च करते हैं, ठीक है ना, और इसको मनी मार्केट भी बोलते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर वो लोग इन्वॉल्व होते हैं, मतलब ये मनी मार्केट जो होता है ये आपका इसका जो पीरियड होता है, मतलब मैच्योरिटी पीरियड, वो 1 साल से कम के लिए होता है। मतलब 1 साल से कम के लिए जो आपकी सिक्योरिटी मैच्योर हो जाती है। और एक होता है आपका सिक्योरिटी मार्केट जिसको सेबी कंट्रोल करता है, और उसमें जो मैच्योरिटीज़ होती है वो 1 साल से ज़्यादा के लिए होती है। तो उसमें जो ये आपका जो जी सिक्योरिटी इसे कहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होता है, ये गिल्ट एज मार्केट में आता है, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या करता है, इसके अंदर क्या करती है गवर्नमेंट जो होती है, मतलब कि पैसा, मार्केट से पैसा उठाने के लिए सिक्योरिटीज़ को लेकर आती है। और उसमें क्या होता है, अकाउंट होल्डर होते हैं, इसे कहते हैं गिल्ट अकाउंट होल्डर्स, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, वो इन सिक्योरिटीज़ को खरीदते हैं। तो जब वो इन सिक्योरिटीज़ को खरीदते हैं तो उनका क्या होता है, उनका एक यील्ड होती है मंथ के एंड में या फिर साल के एंड में, मतलब जितना सिक्योरिटी आपकी मैच्योर होती है तब मिलती है। कुछ लोग तो मैच्योरिटी पर लेते हैं, कुछ मंथली लेते हैं। एक तरीके की फिक्स्ड इनकम हो जाती है उनकी कि इतना परसेंट पे इतनी सिक्योरिटी मिल रही है। तो एक प्राइस कोट करने के लिए, मतलब कि जो गिल्ट एज अकाउंट होल्डर हैं उसको, उनको मतलब कि एक प्राइस कोट करना होता है, इतने प्राइस पर आपको हम इतना सिक्योरिटीज़ को बेच रहे हैं। उस प्राइस कोट को, मतलब कि एक तरह से मानो ये प्रमोट करना है। जो प्राइस कोट करेंगे उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए इन्होंने मनी मार्केट मेकिंग स्कीम बनाई है, ताकि इसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक रीच हो सके गिल्ट एज मार्केट क्या और फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की, ठीक है ना। और इसकी मदद से ये बाय और सेल करना सिक्योरिटीज़ बहुत आसान हो जाता है। इनेबल देम टू बाय एंड सेल सिक्योरिटीज़ अंडर द आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। जितनी भी आरबीआई की कुछ इनकी स्कीम होती हैं, कुछ इनके अलग अलग वो होते हैं, क्या कहते हैं, पॉइंट्स, जिसके तहत ये कहते हैं कि आप इस पॉलिसीज़ को नहीं तोड़ सकते, इसको नहीं तोड़ सकते। आप जब भी सिक्योरिटीज़ लोगे तो पढ़ोगे इनके डॉक्यूमेंट, तो उसमें इनूमरेट होते हैं, ठीक है ना। जितने भी आपके गिल्ट अकाउंट होल्डर होते हैं उनका बाय और सेल करना सिक्योरिटीज़ उनको फैसिलिटेट करवाएगी मार्केट मेकिंग स्कीम, ठीक है, ताकि वो अपना कोई प्राइस कोट कर सकें, ठीक है ना। मतलब कि इन्होंने कोई प्राइस कोट किया एक सिक्योरिटीज़ के लिए, जो सिक्योरिटीज़ बेच रहे हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं ना, वो सब गवर्नमेंट जो है आरबीआई के थ्रू सेल करती है मार्केट में, याद रखना। चलो हम पढ़ लेते हैं एक बार। जी सिक्योरिटी है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। दीज आर द डेप्ट इंस्ट्रूमेंट इशू बाय द गवर्नमेंट टू बोरो मनी। मैं बता चुका हूँ, एक तरह का एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसके तहत गवर्नमेंट पैसा उठाता है मार्केट से, बोरो करता है मनी, ठीक है ना। जैसे कि आप आम आदमी हो, क्या करेगा गवर्नमेंट, कह देगा कि इतनी मैंने एक वो निकाला है, मेरी सिक्योरिटीज़ निकाली हैं, एक तरह का डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, आप इसमें अपनी मनी इन्वेस्ट कीजिए। तो आप उस सिक्योरिटीज़ को पे कर लेते, अपना पैसा डालते हैं और पे कर लेते हैं। इसका इंटरेस्ट रेट होता है कि पर्टिकुलर, इसी 100 रुपये पे जैसे कि लगता है 7 पे 100 रुपये, ठीक है ना। तो आपने 100 रुपये दिए, तो आपको 700 पे जो 7% पर आपको एक मतलब मंथली या फिर उस पर 7 रुपये मिलता रहेगा। जो उसमें कभी कभार क्या कहते हैं वो ईयरली करते हैं मैच्योरिटी, वैसे 1 साल से कम की मैच्योरिटी होती है इसकी, याद रखना। ये आपका मनी मार्केट का पार्ट है, गिल्ट एज मार्केट, ठीक है ना। आपको मंथली एक तरह की इनकम सेटअप हो जाती है। तो इसके अंदर 2 की कैटेगरीज आती हैं। द 2 की कैटेगरीज आर तो इसमें ट्रेजरी बिल आता है, ठीक है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। और ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं कुछ, और कुछ इसमें देखो मैच्योरिटी दे रखी है, देखना। सब 1 साल से कम के लिए होंगे। 90 डेज, 91 डेज़ का मतलब क्या होगा, 30 यानी कि 3 महीने, ठीक है ना, 1 साल से कम। 182 डेज़, ये लगेगी 182 डेज़ बोला तो मैच्योरिटी पीरियड यानी कि 6 महीने, ठीक है ना। 364 डेज़, 364 यानी कि 1 साल। याद रखना 1 साल से ज़्यादा होने की नहीं है, ठीक है ना, इनकी मैच्योरिटी पीरियड हमेशा इसका कम ही रहेगा। एंड डेटेड, इसमें कुछ गवर्नमेंट की डेटेड सिक्योरिटीज़ भी हैं। लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट विच मैच्योर एनीवेयर बिटवीन 5 ईयर से 40 ईयर, ये आपकी डेटेड सिक्योरिटीज़ है मनी मार्केट। लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट आ गए ये कुछ आपके एक्सेप्शनल है, ठीक है ना, जो 5 साल 40 साल के लिए ये सिक्योरिटी मैच्योर हो जाती हैं। समझ में आया आपको ये गिल्ट एज मार्केट, ठीक है ना। ये मनी मार्केट स्कीम टू प्रमोट रिटेल पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय प्रोवाइडिंग प्राइस कोट्स टू रिटेल डायरेक्ट गिल्ट एज अकाउंट होल्डर्स, इनेबलिंग देम टू बे एंड सेल सिक्योरिटीज़ अंडर द रिटेल डायरेक्ट स्कीम, ठीक है ना। ये तरह का आपको प्राइस कोट करके दे रही हैं रिटेल गिल्ट अकाउंट होल्डर को, और इसके तहत वो
इसके तहत ये जो आपकी क्या कहते हैं सिक्योरिटीज़ को सेल भी कर रही हैं और बाय भी कर सकती हैं। एक तरह का अच्छा इंस्ट्रूमेंट है मार्केट मेकिंग स्कीम के थ्रू। ठीक है, अगर आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मैं पार्ट 2 में आपको इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा जनवरी करंट अफेयर का। इसको अब पहले मैं बता चुका हूँ 5 से 6 करंट अफेयर में इसको 5 से 6 पार्ट में हम इसको कंप्लीट करेंगे जनवरी करंट अफेयर में। फिर उसके बाद शुरू करेंगे आपके जनवरी करंट अफेयर के MCQs को। ऐसा करने से आपके जितना भी करंट अफेयर की तैयारी 360 डिग्री हो पाएगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप देखते तो हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसा ना करें, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आगे भी मैं आपको ऐसी ही कुछ वीडियो लेकर आता रहूँगा करंट अफेयर जुड़ी हुई। और मैं अपनी जल्दी एक वेबसाइट लॉन्च करने वाला हूँ जिस पर मैं आपको अलग अलग सब्जेक्ट के कोर्सेज भी आपके सामने लेकर आऊँगा और अलग अलग MCQs की पूरी एक फ़ाइल लेकर आऊँगा। मतलब डिफरेंट स्टडी सब्जेक्ट की, जो आपकी हेल्प करेगी आपका SSC डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या होता है ना, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आप तैयारी तो करते हो, बहुत से लोगों में देखा है, आप MCQs को सॉल्व नहीं करते पर्टिकुलर स्टैटिक्स के लिए, तो आप ये बहुत गलत कर रहे हो। MCQ ज़रूर सॉल्व करो। अगर MCQ अगर सॉल्व नहीं करते हो ना, तो उससे क्या होगा पता है? उससे ये होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। MCQ सॉल्व करने से कॉन्फिडेंस आएगा, प्लस एक चीज़ रहेगी, आपकी तैयारी और अच्छे से हो पाएगी। ठीक है ना, बिना MCQ के आप तैयारी अच्छे नहीं कर सकते, याद रखना, बिना सॉल्व करे। ठीक है ना, तो ठीक है, इसी आशा के साथ हम मिलते हैं आज से 2-3 दिन बाद, जब मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा। ठीक है, तो मैं दोबारा कहता हूँ आपसे कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, है ना। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊँ आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुँच सके। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।